जय हिंद। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 31 मार्च 2025 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी यहाँ पर मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूँ। तो पूरे सेशन को आप लोग ध्यान पूर्वक फॉलो करेंगे। अच्छा, एक बात बता दूं, जितने भी लोग पहली बार यहाँ पर इस सीरीज से जुड़े हैं, ये सीरीज बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। इसके माध्यम से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर तरीके से संचालित कर सकते हैं। हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स आदि आते हैं वो आपको बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे मिलता है। एक रिसेंटली ये वाला ई बुक लॉन्च हुआ था, वो भी आप कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम सेशन की शुरुआत करें उससे पहले पिछले वीडियो में दरअसल जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बिहार में नव नालंदा महाविहार समकक्ष विश्वविद्यालय में किस देश की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की जाएगी। दरअसल इसका राइट आंसर था मलेशिया के सहयोग से। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे पहले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आप सभी को मालूम है कि रमजान का पाक महीना अभी चल रहा था और ये खत्म हो चुका है और आप सभी जो भी हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ईद की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। अच्छा, इस अवसर पर हमारी टीम की तरफ से आपको बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे जो बीपीएससी वाला कोर्स संचालित हो रहा है, साथ ही साथ एक करंट अफेयर्स का कोर्स है, दोनों में आपको भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये बीपीएससी वाला कोर्स है। इस कोर्स में जो ऑफर आई है आपको ध्यान रखना है, ये 71वीं बीपीएससी के लिए संचालित कोर्स है और आपको बता दूं इसमें आपका टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। इसी कोर्स को आपको लेना है और परचेज करते समय आपको ये कूपन कोड अप्लाई करना है, ईद 71। अच्छा, जब आप कोर्स को परचेज करेंगे तो वहां पर ये कूपन कोड आपको शो हो रहा होगा। जस्ट वहां पर आप उसको टैब करेंगे, उसको टच करेंगे, ये कूपन कोड आपका अप्लाई हो जाएगा। महज 199 रुपये में अगर आप साल भर का पैकेज को सेलेक्ट करते हैं तो महज 199 रुपये में हमारे तमाम मटेरियल आपको मिल जाएंगे प्रीलिम्स के लिए, जो खास करके 71वीं बीपीएससी के लिए होगा। ठीक है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यही कूपन कोड आपका करेंट अफेयर्स का जो स्पेशल कोर्स है, हालांकि बीपीएससी वाले कोर्स में भी करेंट अफेयर्स का हमारा तमाम मटेरियल इंक्लूडेड है, लेकिन केवल अगर आप यहाँ पर करेंट अफेयर्स का कोर्स लेना चाहते हैं जो कि बिहार के सभी एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, तो इस वाले कोर्स को आप वहां पर परचेज कीजिएगा। सेम कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा, ईद 71, जिसके बाद यहाँ पर आपको भारी डिस्काउंट इसमें भी मिल जाएगा। तो जितने लोग इच्छुक हैं जरूर इसे ज्वाइन कीजिएगा, ये अब तक की सबसे बड़ी छूट है। चलिए, अब यहाँ पर हम आते हैं आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य की कोसी मेंची अंतर राज्य लिंक परियोजना को पीएम कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी दी है, जो कि बिहार के लिए ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। ये संबंधित है बिहार से। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, अभी इसके बारे में मैं कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूं, ध्यान से सभी को देखिएगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने हाल ही में 28 मार्च 2025 को बिहार की कोसी मेची अंतरराज्य लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी दी है, जिस वजह से ये अभी हाल ही में खबरों का विषय है। देखिए, जो बिहार सरकार की या फिर बिहार में जो कोसी मेची अंतरराज्य लिंक परियोजना है, जो इसको है अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में शामिल करने को मंजूरी दी है। इसका एक प्रकार से उद्देश्य देखें तो सिंचाई की सुविधा को बेहतर करने की दिशा में ये इसमें शामिल किया गया है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, इसके तहत 6,282.32 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना को मार्च 2029 तक पूरा करने के लिए बिहार को 3652.56 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता को भी स्वीकृति दी गई है। कुल जो अनुमानित लागत है इतना, लेकिन मार्च 2029 तक बिहार में इसे पूरा करने को लेकर इतना रुपया की स्वीकृति दी गई है, 3652.56 करोड़ रुपया की। अच्छा, यहाँ पर यह भी समझिएगा, इस योजना के अंतर्गत मौजूदा पूर्वी कोसी मुख्य नहर के पुनर्निर्माण के माध्यम से बिहार में स्थित महानंदा बेसिन को मेची नदी तक विस्तारित किया जाएगा। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर एक जानकारी मैं आपको देता हूँ, पहले भी हमने कई बार आपको बताया है। देखिए, कोसी मेची अंतरराज्य लिंक परियोजना जो है ये आखिर क्या है।
तो आसान शब्दों में से ये समझिए कि बिहार की जो शोक है कोसी नदी, आप लोग जानते हैं ये प्रश्न है, ये कई बार पूछा भी गया है। तो कोसी नदी का जो अतिरिक्त जल है उसे महानंदा बेसिन होते हुए मेची नदी तक ले जाना मतलब एक उद्देश्य है, ताकि यहाँ पर बिहार में जो खास करके उत्तरी बिहार में जो बाढ़ की समस्या है उससे एक प्रकार से निजात पाना, यही एक इसका मूल उद्देश्य है। लेकिन यहाँ पर जो अभी हाल ही में मंजूरी दी गई है, दरअसल ये एक्चुअली लगभग वही है, लेकिन यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है कि इसे सिंचाई योजना के अंतर्गत इसे संचालित किया जाएगा। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि कोसी मुख्य नहर के पुनर्निर्माण के माध्यम से बिहार में स्थित जो महानंदा बेसिन है, ये भी अभी हम आपको दिखलाएंगे, तो इसको मेची नदी तक विस्तारित किया जाएगा। और इस लिंक परियोजना से बिहार के अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जैसे जिलों में खरीफ मौसम में जो खास करके 2,10,516 हेक्टेयर की अतिरिक्त वार्षिक सिंचाई संभव हो जाएगी। ये आधिकारिक डेटा है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। खास करके मुख्य रूप से बिहार का जो पूर्णिया प्रमंडल है, जिसमें 4 जिले आते हैं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, इसको ज्यादा लाभ मिलने वाला है। अच्छा, आगे हम बढ़े उससे पहले खरीफ फसल की अगर हम बात करें तो आपको बता दूं कि बरसात के मौसम में बोई जाने वाली फसलों को खरीफ फसल कहते हैं। ये फसलें अक्सर मानसून पर निर्भर रहती है, अगर बारिश होती है तो फसल अच्छी होती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा बारिश नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखें। जो अमूमन जुलाई से अक्टूबर के बीच बोई जाती है, जो बरसात के मौसम में बोई जाने वाली फसलें हैं, खरीफ फसल कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए, बिहार की नदी बेसिन की हम एक्चुअली बात कर रहे थे, बात हो रही थी महानंदा बेसिन की। इसे समझिए, यहाँ पर बिहार के नदी बेसिन को आप इस तस्वीर के माध्यम से देख रहे हैं। ये जो आपको ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है, ये है महानंदा बेसिन। और एक्चुअली अभी जो हम बात कर रहे थे कोसी बेसिन की, ये वाला है कोसी बेसिन। और आपको ध्यान रखना है, कोसी का जो अतिरिक्त जल है वो महानंदा बेसिन होते हुए मेची नदी तक पहुंचाने की खास करके एक योजना है, जिस योजना का नाम क्या है, तो कोसी मेची अंतरराज्य लिंक परियोजना। इसको लेकर कई बार ऑलरेडी हम आपको जानकारी दे चुके हैं। अच्छा, बिहार की नदियों को लेकर भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर बिहार के रिवर मैप की बात करें तो यहाँ पर आप वो देख सकते हैं। अच्छा, बिहार की प्रमुख नदियों में अगर हम देखें तो सोन, पुनपुन, गंगा, गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक, कोसी, क्यूल, ये सभी कुछ प्रमुख नदियां हैं जो यहाँ पर बहती है। अच्छा, इन सभी में अगर हम गंगा की बात करें, जो बिहार में बहने वाली एक प्रमुख नदी है, इसको लेकर आपसे एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा भी गया है कि बिहार के क्षेत्र में गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है। देखिए, बक्सर एक जिला है, बक्सर में एक स्थान है चौसा, जहां से बिहार के क्षेत्र में गंगा नदी इंटर करती है। और बिहार के क्षेत्र को कहां पर छोड़ती है, तो कटिहार जिला में एक स्थान है मनिहारी। ठीक है, आई होप आप लोग शायद गए होंगे। मनिहारी घाट एक प्रसिद्ध जगह है और यहीं पर बिहार के क्षेत्र को गंगा नदी छोड़ देती है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। चलिए, एक सवाल यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बिहार में जो गंगा नदी बहती है, ये कितने जिलों से होकर गुजरती है। ये प्रश्न मैं आपसे छोड़ रहा हूँ, आप पर छोड़ रहा हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि कितने जिलों से होकर गुजरती है। चलिए, हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में 28 मार्च 2025 को पटना आरा सासाराम कॉरिडोर के निर्माण की मंजूरी दी है। बताएं कि यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी। देखिए, राइट आंसर है बिहार के 7 जिलों से होकर गुजरेगी। अतः विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इसी तिथि को, जो पिछले प्रश्न में हमने जानकारी दिया, 28 मार्च को है, तो इस 28 मार्च 2025 को भी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक में बिहार के पटना आरा सासाराम कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी गई है। देखिए, यहाँ पर इसको लेकर समझना है, इसके तहत 120 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड हाईवे का निर्माण किया जाएगा और इस परियोजना पर 3712.40 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और ये कॉरिडोर 5 राष्ट्रीय राजमार्गों और 4 राज्य राजमार्गों को जोड़कर बिहार के बुनियादी ढांचों को मजबूत करेगा, जो खास करके इन जिलों में जो आवागमन की सुविधा है वो पहले से सुगम हो जाएगी। अब फायदा किन किन जिलों को मिलेगा, यहाँ तो एक्चुअली बात अगर हम करें कॉरिडोर की तो ये पटना आरा सासाराम कॉरिडोर है, लेकिन अगर हम बात करें कितने जिलों को इससे लाभ होगा, तो कुल मिला के 7 जिलों से यह होकर गुजरेगी। जो ये 7 जिले मुख्य रूप से लाभान्वित होंगे, जिनमें पटना, भोजपुर, रोहतास, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। तो फिलहाल यहाँ पर इतनी बातें ध्यान रखना। और इस तरह के प्रश्न अमूमन पूछे जाते हैं, जैसे कि इस कॉरिडोर की बात करें तो कितने जिलों से यह होकर गुजरेगी, इस तरह का प्रश्न एराइज हो सकता है।
तो ये तीसरा प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस क्षेत्र में 454 पेड़ों को काटना इंसान की हत्या से बदतर कहकर 1 लाख रुपये प्रति पेड़ जुर्माना लगाया गया है। इसको हम डिटेल में आपको बतलाएंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, क्योंकि जो भी चीजें खबरों में रहती है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर इसे समझिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा, बल्कि इसके एक्सप्लेनेशन से भी एग्जाम में प्रश्न अराइज हो सकते हैं। अच्छा, फिलहाल यहाँ पर बात हुई है किस क्षेत्र में ये पेड़ काटा गया है जिसको लेकर 1 लाख रुपये प्रति पेड़ जुर्माना लगाया गया है। तो राइट जो आंसर ये है विकल्प नंबर डी, यानी कि ताज ट्रेपेजियम जोन, ट्रेपेजियम जोन। ठीक है, तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आइए डिटेल में से समझते हैं। दरअसल सबसे पहले अगर हम इस क्षेत्र की बात करें ताज ट्रेपेजियम जोन की, तो उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल और अन्य विरासत स्मारकों के आसपास तकरीबन 10,400 वर्ग किलोमीटर का एक संरक्षित क्षेत्र है। और आपको ये ध्यान रखना है कि इन ऐतिहासिक स्थलों को खतरे में डालने वाले प्रदूषण और पर्यावरणीय संकट को रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। जो खास करके बड़े बड़े स्मारक हैं, जैसे उदाहरण के लिए ताजमहल ही लें, जो खास करके वायु प्रदूषण होते हैं, तो इससे क्या होता है कि मतलब कि इसके स्ट्रक्चर को नुकसान होता है, जिसको रोकने के लिए यहाँ पर खास करके भारी मात्रा में पेड़ लगाने का भी मतलब घोषणा किया गया था। इसी को लेकर इसकी स्थापना की गई थी। और आपको ये ध्यान रखना है, ये अभी खबरों में है, ये जोन को लेकर, इस क्षेत्र को लेकर एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। अब आइए समझते हैं दरअसल मामला क्या है। आपको बता दूं कि इसी क्षेत्र में शिव शंकर अग्रवाल नामक व्यक्ति द्वारा 18 दिसंबर 2024 को 454 पेड़ काटे गए थे, रात के समय काटे गए थे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन पर प्रति पेड़ 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाते हुए यह भी कहा है कि बड़ी संख्या में पेड़ों को काटना इंसानों की हत्या से भी बदतर है, ये कहा है। और प्रति एक पेड़ पर 1 लाख रुपये का जुर्माना इन पर लगाया गया है। ये ध्यान रखिए, पिछले साल की घटना है, 18 दिसंबर 2024 को एकदम बेरहमी से रात्रि के समय 454 पेड़ काटे गए थे व्यवसायिक दृष्टिकोण से। ठीक है, व्यवसाय करने के उद्देश्य से। अब यहाँ पर देखिए, व्यवसाय की बात हो रही और जंगलों पेड़ों की बात हो रही है, तो इसको लेकर आप चिपको आंदोलन को कैसे भूल सकते हैं। चिपको आंदोलन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रकार का टॉपिक है और यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न बने हैं। दरअसल पेड़ों के हो रहे अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के चमोली जिले में यह शुरू किया गया था। अच्छा, एक बात यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा, उस समय उत्तराखंड का कोई अस्तित्व नहीं था। उस समय ये जो क्षेत्र था वो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता था। तो फिलहाल ये भी यहाँ पर आपको समझना है। फिलहाल यहाँ पर यह ध्यान रखिए 26 मार्च 1974 को ये चमोली जिले में शुरू किया गया था। अच्छा, इसे रोकने के लिए, यानी कि पेड़ की कटाई को जो अंधाधुंध हो रही थी, इसे रोकने के लिए वहाँ की स्थानीय महिलाएं वृक्षों से चिपक कर खड़ी हो जाती थी, जो कि आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में अगर हम बात करें, यहाँ पर वृक्षों की पूजा होती है। वो सभी चीजें जो प्रकृति को बेहतर बनाने की दिशा में कारगर साबित होता है, मदद करता है, वो सभी चीजों की पूजा हमारे हिंदू धर्म या फिर बोले सनातन धर्म में होती है। तो ये कितना मतलब सुंदर है कि मतलब हम हर चीज को पूजते हैं। तो इसी दिशा में अगर हम एक अलग दृष्टिकोण से देखें कि पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधे को बचाना कितना जरूरी है, तो इसी दिशा में ये चिपको आंदोलन हुआ था। और इस दौरान एक नारा भी दिया गया था कि जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, साथ साथ मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। ये इसका चिपको आंदोलन का एक प्रकार का नारा था जो इस दौरान दिया गया था। और यहाँ से जो एक प्रश्न अराइज होता है कि चिपको आंदोलन का जो जनक है ये किन्हें कहा जाता है, तो सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। ये प्रश्न भी आई है, एग्जाम में कई दफा पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। आई होप ये तमाम चीजें यहाँ पर अब आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। निम्न में से किस गणितज्ञ को हाल ही में इस वर्ष के लिए एबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि जापान के एक गणितज्ञ हैं जिन्हें अभी हाल ही में एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, एबेल पुरस्कार की जानकारी हम आपको 2022 से ही दे रहे हैं, जब से इस सीरीज की शुरुआत हुई है। आपको बता दूं यहाँ पर एबेल पुरस्कार के बारे में कि एबेल पुरस्कार को गणित के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा, इस वर्ष 2025 के लिए यह पुरस्कार जापानी गणितज्ञ मसाकी काशीवारा को प्रदान किया गया है।
जो मैथमेटिक्स का नोबेल कहा जाता है एबेल पुरस्कार को ये जापानी गणितज्ञ मासाकी काशिवारा को 2025 के लिए प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी साल 2003 में, जो प्रत्येक वर्ष नॉर्वे के राजा द्वारा उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया हो, जिनका कार्य सराहनीय है, उन्हें ये प्रत्येक वर्ष सम्मानित किया जाता है। अच्छा, पहली बार 2003 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो यह पुरस्कार फ्रांस के जीएन पियरे को दिया गया था। अच्छा, भारतीय के दृष्टिकोण से बात करें तो एकमात्र भारतीय हैं जिनका नाम है श्रीनिवास एस आर वर्धन, जो कि 2007 में यह पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के एक अमेरिकी नागरिक हैं, जिन्हें प्रदान किया गया था कब? 2007 में। ठीक है, ये मूल रूप से भारत के रहने वाले हैं लेकिन रहते अभी वर्तमान में अमेरिका में। इनका नाम क्या है? तो श्रीनिवास एस आर वर्धन। ये एकमात्र भारतीय हैं जो एबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम एबेल पुरस्कार की बात करें 2022 से लेकर अब तक की जो जानकारी हमने आपको साल दर साल दिया है वो यहाँ पर लिखा है। 2022 में अमेरिका के डेनिस बर्नन सुलिवन को दिया गया था। 2023 में लुइस कैफ्रेली जो अर्जेंटीना का, इन्हें मिला। फिर 2024 में पिछले साल फ्रांस के मिशेल टेलग्रांट को मिला था। 2025 में अभी मासाकी काशिवारा जो कि जापान के गणितज्ञ हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ जानकारी और भी है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सम्मान की अगर हम बात करें तो इस तरह के सम्मान को लेकर कई बार हम जानकारी आपको देते आए हैं। अगर पिछले एक सप्ताह के ही क्लास की बात करें तो इस दौरान कई बड़े बड़े पुरस्कार की घोषणा हुई जिसको लेकर हमने जानकारी दिया। जैसे कि जो मुझे अभी फिलहाल याद आ रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार को लेकर अभी हमने आपको कुछ समय पहले जानकारी दिया था। अच्छा, इसी वीडियो में एबेल पुरस्कार की भी हम बात कर रहे थे। ये तमाम चीजें और भी 2-3 पुरस्कार हैं जो कि हमने अभी रिसेंटली आपको बतलाया है, जिसमें कि महाराष्ट्र भूषण भी एक शामिल है। ठीक है, तो इस प्रकार के 5-6 पुरस्कार को लेकर रिसेंटली हमने पिछला एक सप्ताह में बतलाया है। तो ये चीजें आपके लिए एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो कि जॉर्जी गॉस्पोंटिनो को दिया गया, जो कि बुल्गारिया के हैं, इनकी रचना टाइम शेल्टर के लिए दिया गया और यही प्रश्न आपके बीपीएससी तैयारी 2023 में पूछा गया था। अच्छा, यहाँ पर तो ये खास करके एक सूची देख रहे हैं, ये तमाम पुरस्कारों को लेकर डिटेल जानकारी आपको हमने दिया था। ठीक है, ये तमाम चीजें यहाँ पर आपको हर हाल में याद रखनी चाहिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सभी गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया है? तो ये अभी हाल ही में अनिवार्यता की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। अतः विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हरियाणा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक द्वारा हालिया जारी आदेश के अनुसार राज्य में सभी गर्भवती महिलाओं का 100% पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा। अब ऐसा क्यों किया गया है वो चीजें भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कुछ अतिरिक्त बातें हम आपको बतलाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, इसका उद्देश्य की अगर हम बात करें तो प्रसव पूर्व देखभाल सुनिश्चित हो सके और गर्भावस्था से जुड़ी जटिलताओं को कम किया जा सके, जिससे शिशु मृत्यु दर जो है वो कम हो सके। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना, यही इसका मूल उद्देश्य है। दरअसल यहाँ पर इसको समझिएगा, कारण क्या है ऐसा करने का। एक तो उद्देश्य की बात किया हमने, अगर हम कारण की बात करें तो हाल ही में हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात, अगर हम बोले शिशु लिंगानुपात या फिर बोले बाल लिंगानुपात, यानी कि जन्म के समय लिंगानुपात में गिरावट देखी गई, ये सभी एक ही है, यानी कि बाल लिंगानुपात में गिरावट यहाँ पर देखने को मिला है। अब यहाँ पर समझिएगा, दरअसल 2024 में जन्म के समय लिंगानुपात गिरकर 910 पर आ गया था, जो कि पिछले 8 वर्षों में ये सबसे निचले स्तर पर है। अच्छा, एक चीज समझिएगा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जन्म के समय लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात या फिर बाल लिंगानुपात, ये सभी एक ही है। अगर हम इसको शाब्दिक अर्थों में समझें, इसकी परिभाषा क्या है, जैसा कि हमने आपको कई दफा पहले भी बतलाया है, लिंगानुपात वो होता है जो खास करके ये इंगित करता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या वो कितनी है। ठीक है, ये लिंगानुपात कहलाता है। लेकिन उसी प्रकार से अगर हम बाल लिंगानुपात की बात करें या फिर जन्म के समय लिंगानुपात की बात करें तो बच्चों का जो जन्म होता है प्रति 1000 बच्चों में मतलब जो पुरुष मतलब जो लड़के पैदा हुए हैं उनमें लड़कियों की संख्या कितनी है, ये कहलाता है बाल लिंगानुपात या फिर जन्म के समय लिंगानुपात। तो इसको अगर हम हरियाणा के दृष्टिकोण से देखें तो इसमें गिरावट देखने को मिली है।
तो इसी को लेकर अभी हाल ही में प्रसव पूर्व देखभाल को सुनिश्चित करने की दिशा में ये हरियाणा सरकार ने अनिवार्यता लागू की है कि सभी गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन कराया जाए। ये ध्यान यहाँ पर रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें लिंगानुपात की 2011 की जनगणना के अनुसार, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये डेटा जो है ये 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर आपके समक्ष हमने रखा है। देखिए कई डेटा इसमें चेंज जरूर हुए हैं, लेकिन आधिकारिक जो डेटा है, देखिए एक्चुअली 2021 में जनगणना होना था, लेकिन 2021 में जनगणना नहीं हुआ है और जनगणना का बात भी अभी नहीं चल रहा है कि कब होगा कब नहीं होगा, क्योंकि 10 वर्ष के अंतराल पे होता है। 2011 में हुआ था, 2021 में होना था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसमें बहुत देरी हुई और ये देरी होती जा रही है। और आपको ये ध्यान रखना है, अधिसूचना जारी होगी, कार्य संपन्न होगा, डेटा आएगा, ये सभी में तकरीबन 1 से 2 वर्ष से ऊपर लग जाएगा। तो आगामी आपके एग्जाम में इसको तो छोड़ दीजिए, यहाँ से आपको बिल्कुल मतलब नहीं है। 2011 का ही डेटा आपको ध्यान रखना, यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे अगर आने वाले 1-2 साल में एग्जाम आप देते हैं तो। ठीक है, तो इसके अनुसार भारत में जो लिंगानुपात था ये 919 था, पूरे भारत की बात करें। और राज्यों में अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात था, जिसमें 972 था। यहाँ एक्चुअली हम बात कर रहे हैं बाल लिंगानुपात की, जबकि हरियाणा में ये सबसे कम था, 834 था, ये समझिएगा। अच्छा, यहाँ पर वो चीजें हमने लिख भी दिया है कि जन्म के समय लिंगानुपात का अर्थ क्या है। तो प्रति 1000 जीवित पुरुष जन्मों पर महिला जन्मों की संख्या, यानी कि महिलाओं की संख्या, बच्चों में जो लड़कियों की संख्या एक्चुअली में, ठीक है, ये चीजें यहाँ पर समझिएगा, ध्यान रखिएगा। महिला नहीं बोल सकते बल्कि लड़की बोलिए, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर आई होप क्लियर हो चुका है। अब छठे प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है कि भारत सरकार के किस मंत्रालय ने हाल ही में डिजिटल फसल सर्वेक्षण प्रणाली की शुरुआत की है। तो राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा अभी इसकी शुरुआत की गई है। देखिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण अर्थात डीसीएस प्रणाली की शुरुआत की है। यह प्रणाली मोबाइल इंटरफेस के माध्यम से फसल की जानकारी एकत्र करेगा। अच्छा, आपको बता दूं इस तरह के कई सारे एप्लीकेशन पहले से ही प्ले स्टोर पे है, लेकिन फिलहाल ये अभी शुरुआत हुई है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। और आपको ये ध्यान रखना, यह तकनीक के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि डेटा सीधे खेत से लिया जाए, जिससे कृषि संबंधी आंकड़ों की सटीकता और साथ ही साथ वास्तविकता बनी रहे और इससे उत्पादन का भी सटीक अनुमान लगाने में मदद मिल सकेगी। कितना उत्पादन हो रहा है, ये तमाम चीजें इसके माध्यम से सुनिश्चित हो पाएगी। अच्छा, चूंकि यहाँ पर फिलहाल इस प्रश्न को लेकर हम जानकारी आपको दे रहे थे, तो इतनी जानकारी यहाँ पर आपको ध्यान रखना ही रखना है। लेकिन अगर हम बात करें अगर यहाँ पर कि केंद्रीय कृषि मंत्री और बिहार के कृषि मंत्री कौन है, तो ये भले ही है आसान, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा वर्तमान समय के दृष्टिकोण से। तो वर्तमान में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और बिहार के कृषि व स्वास्थ्य मंत्री, तो कृषि मंत्रालय का पदभार इनके पास है ही, साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय का भी पदभार है। ये कौन है, तो मंगल पांडे। फिलहाल यहाँ पर इतनी जानकारी ध्यान रखिए। चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में बन रही फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी, जिसका फर्स्ट लुक सामने आया है, यह किस राजनेता की बायोपिक है। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर सी, ये योगी आदित्यनाथ की बायोपिक है। जैसा कि यहाँ पर ये नाम से भी मतलब यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं, अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी, ये योगी आदित्यनाथ पर बन रही एक बायोपिक है। इसका भी फर्स्ट लुक सामने आया, वो भी हम आपको दिखलाएंगे जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो सम्राट सिनेमैटिक्स के बैनर तले बन रही फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी आदित्यनाथ की एक बायोपिक है। यहाँ से कुछ बातें आपको ध्यान रखना है। यह फिल्म में योगी आदित्यनाथ के बचपन से लेकर राजनेता बनने तक के सफर को इसमें दर्शाया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। साथ ही साथ आपको बता दूं, यह शांतनु गुप्ता की किताब द मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर, इसी से ये फिल्म प्रेरित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। शांतनु गुप्ता जो लेखक हैं, इनकी किताब द मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर, ये इसी किताब से प्रेरित है। अच्छा, इसमें इस फिल्म में अगर बात करें तो अनंत जोशी आप लोग जानते होंगे योगी आदित्यनाथ की भूमिका में नजर आएंगे। और इस फिल्म में परेश रावल जो कि एक प्रमुख अभिनेता है, दिनेश लाल यादव जिन्हें कि निरहुआ के नाम से जानते हैं आप लोग, अजय मेंगी, पवन मल्होत्रा, गरिमा सिंह, राजेश खट्टर, ये प्रमुख भूमिकाओं में इस फिल्म में नजर आने वाले हैं, ठीक है। तो ये जानकारी यहाँ पर ध्यान रखें। अच्छा, बात यहाँ पर हम कर रहे हैं शांतनु गुप्ता की। आपको बता दूं कि शांतनु
गुप्ता ने ही योगी आदित्यनाथ की जीवनी द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश का सिक्वल और उसी का ग्राफिक उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ भी लिखा है, जो आप यहाँ पर इसके कवर पेज को देख रहे हैं। जब ये लिखा गया था तब भी हमने आपको जानकारी दिया था इसी सीरीज में। मुझे वो डेट याद नहीं है, लेकिन ये जानकारी ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अच्छा, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 22वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ को लेकर एक चीज ये भी आपको समझना है, इनका जो मूल नाम है ये है अजय सिंह बिष्ट। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर इतनी चीजें ध्यान रखे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? देखिए, राइट जो आंसर यह है विकल्प नंबर ए, यानी कि संजय कुमार मिश्रा। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार के पर्यटन निदेशालय यानी कि ईडी के पूर्व निदेशक अर्थात डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। वे 1984 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार आपको क्या लगता है कि इस तरह की चीजें नहीं पूछे जाते, लेकिन पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की बात करें तो ये एक स्वतंत्र निकाय है जो कि आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर नीतिगत सलाह सरकार को प्रदान करती है। तो ये चीजें यहाँ पर बेसिक सा है, ध्यान रखिए। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। 9वें प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न हाल ही में खबरों में रहा GSAT-18 जो कि भारतीय संचार उपग्रह है, बताएं कि इसे कब लॉन्च किया गया था। ये लॉन्चिंग डेट हमने पूछा है। फिलहाल ये खबरों में रहने का विषय क्या है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। राइट जो आंसर यह है विकल्प नंबर बी, यानी कि 6 अक्टूबर 2016 को ये लॉन्च किया गया था। अच्छा, इस तरह की चीजें एग्जाम में अब के समय में पूछे जाते हैं। जो चीजें खबरों में है उसका लॉन्चिंग कब हुआ था, या फिर कुछ और भी रिलेटेड पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे कि कुछ समय पहले बीपीएससी एग्जाम में कुछ समय पहले क्या रिसेंटली ही पूछा गया है आर्टेमिस कार्यक्रम को लेकर। ठीक है, आर्टेमिस कार्यक्रम पर समझौता मतलब उस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला भारत 27वां देश है। आर्टेमिस नासा का एक कार्यक्रम है, ये ध्यान रखिएगा। तमाम चीजें ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन की बात करें तो 2016 में प्रक्षेपित संचार उपग्रह GSAT-18 पर लगे 6 ट्रांसपोंडरों के 2027 तक अप्रयुक्त रहने की संभावना के मद्देनजर लोक लेखा समिति ने हाल ही में 26 मार्च 2025 को लोकसभा में अपना एक रिपोर्ट पेश किया है, जिस वजह से ये खबरों में है। दरअसल ट्रांसपोंडर क्या होता है वो भी हम आपको बतलाएंगे। तो GSAT-18 जो एक संचार उपग्रह है जिसके माध्यम से मोबाइल टेलीविजन आदि चलती है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस पर 6 ट्रांसपोंडर जो लगे हैं 2027 से ये अप्रयुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी के मद्देनजर ये अभी हाल ही में इस पर लेकर मतलब इसको लेकर एक रिपोर्ट यहाँ पर लोकसभा में पेश किया गया है, जिस वजह से ये खबरों का विषय है। आइए इसको डिटेल में और समझते हैं। दरअसल GSAT-18 जो है ये एक भारतीय संचार उपग्रह जिससे कि दूर संचार प्रसारण और ब्रॉडबैंड सेवाओं को बढ़ाने के लिए 6 अक्टूबर 2016 में एरियन 5 VA231 द्वारा कोरू फ्रेंच गयाना से लॉन्च किया गया था। ये लॉन्चिंग स्थल है और लॉन्च हुआ था 6 अक्टूबर 2016 को, जो कि खास करके दूर संचार सेवा प्रसारण ब्रॉडबैंड सेवा आदि को बेहतर तरीके से संचालित करने की दिशा में ये लॉन्च हुआ था। अच्छा, GSAT-18 में 48 ये संचार ट्रांसपोंडर है जिसका वजन लगभग 3400 किलोग्राम है, जिसका कक्षा में परिचालन जीवन जो है लगभग ये 15 वर्ष का है। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा 2023 लिखा गया है, 2023 नहीं होगा, 2032 होगा। 2032 तक का ये इसका डेडलाइन है। 2032 तक ये सभी सुचारू रूप से यहाँ पर कार्य करेगा। तो ये परिचालन जीवन काल है इसका 2032 तक का, ये यहाँ पर सुधार आप लोग कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं ट्रांसपोंडर आखिर होता क्या है, इसे आसान शब्दों में समझिए कि दूर संचार में ट्रांसपोंडर एक ऐसा उपकरण है जो कि सिग्नल प्राप्त करने पर प्रतिक्रिया में एक अलग सिग्नल उत्सर्जित करता है। जैसे कि यहाँ से देखिए सैटेलाइट से जो खास करके यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक प्रकार से सिग्नल यहाँ पर आता है और रिफ्लेक्ट होके इसके माध्यम से दूर संचार प्रसारण आदि सेवाएं सुचारू रूप से संचालित होती है। बेहतर तरीके से इसका लाभ लिया जा सकता है। आई होप आप इसे समझ चुके हैं। अच्छा, ये ट्रांसपोंडर जो शब्द है ये ट्रांसमीटर और रिस्पोंडर का मिश्रण है। ट्रांसमीटर सिग्नल देता है और ये रिस्पॉन्ड करता है, जिसके माध्यम से हम तमाम सेवा का लाभ उठा पाते हैं। आई होप आप इसे यहाँ पर समझ चुके हैं।
10वें प्रश्न पे आते हैं, हाल ही में किस तिथि को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ और भारतीय सेना ने वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है? राइट आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि 26 मार्च 2025 को इसका ये सफल उड़ान परीक्षण किया गया। कहाँ पर किया गया है ये भी आपको ध्यान रखना है, ये वही चीजें लिखी गई है कि कब किया गया, तो 26 मार्च 2025 को। यह कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न में भी आपको ये शब्द से मतलब अंदाजा लग सकता है, यहाँ पर लिखा गया है शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और इस मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 30 किलोमीटर है, जो कि इस दायरे में अपने लक्ष्य को वो हवा में ही नष्ट कर सकती है। इसको नष्ट करने की क्षमता रखती है, जमीन से हवा में मार कर सकती है 30 किलोमीटर के रेंज में, जिसका अभी परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में भूमि आधारित वर्टिकल लॉन्चर से किया गया। तो ये चीजें यहाँ पर इस प्रश्न से जुड़ी हुई है, आपको ध्यान रखना है। 11 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अमेरिका के न्यूकॉर कॉर्प को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी है? इस कंपनी का नाम है जेएसडब्ल्यू। ये एक भारतीय कंपनी है। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सज्जन जिंदल के नेतृत्व वाली जेएसडब्ल्यू कंपनी ने या फिर जेएसडब्ल्यू ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए दुनिया की सबसे अधिक मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी बन गई है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि रिपोर्ट के अनुसार, जो नवीनतम रिपोर्ट कहती है, जेएसडब्ल्यू ने अमेरिका की न्यूकॉर कॉर्प नामक की कंपनी को पीछे छोड़ दिया है। अच्छा, जेएसडब्ल्यू कंपनी की स्थापना 1982 में हुई थी। अच्छा, उस समय जब जिंदल समूह ने पीरामल स्टील लिमिटेड का अधिग्रहण किया था, इसके पश्चात इसका नाम बदलकर जिंदल आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि जिस्को किया गया था। ये ध्यान रखिएगा। स्थापना 1982 में हुई थी और 1982 में ही मुंबई के पास वासिंद में इन्होंने अपना पहला स्टील प्लांट भी स्थापित किया था। ठीक है, चलिए 12वें प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न हाल ही में 27 से लेकर 30 मार्च 2025 तक निम्नलिखित में से कहां टेक्निकल फेस्टिवल टेक कृति 2025 का आयोजन किया गया है? तो टेक कृति एक टेक्निकल फेस्टिवल है जो कि 27 से लेकर 30 मार्च तक आईआईटी कानपुर में आयोजित किया गया। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, आज का यह सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। जो ऑफर को लेकर हमने आपको जानकारी दिया था, ये ध्यान रखिएगा, ऑफर का आप लाभ ले सकते हैं। ये ऑफर कल तक आपके लिए उपलब्ध है, दोनों कोर्स में ये ऑफर है और आपको ये कूपन कोड अप्लाई करना, जिसके बाद यहाँ पर आपको भारी डिस्काउंट मिल जाएगा। हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। आज के इस वीडियो का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तराखंड के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य बनेगा? कंप्लीट जानकारी आप सभी को दिया गया है। कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।